Hello aspirants, today we are going to deal with the second part of the chapter Principle of Inheritance and Variation. For those who have not gone through the first part, link will be given in the description box and you can look for it. So let us take a glance at the content. What we have covered in the last lecture, it includes basically the genetics, Mendalian law of inheritance and one gene inheritance. And today we will cover the fourth topic, which includes two gene inheritance, and the subtopic in this topic is dihybrid cross, independent assortment, and intraspecific gene interactions. So let us start with the chapter. So now we have to start with the inheritance of two genes. It is also known as dihybrid cross. तो dihybrid cross का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप simultaneously दो मेंडेलियन करेक्टर्स को स्टडी करोगे कि उनका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है. ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में ऐसे डिस्कस किया था, हम सिर्फ एक ही ट्रेट को डिस्कस कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो आउट ऑफ 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स वी हैव डिस्कस सो फार, वी वर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द difference between height. In this case, in the dihybrid cross, we will consider two characters at a time and then we will see how these characters are inherited in the next generation. ठीक है, basic concept will be same. We have to take a parent generation which will be pure homozygous for a trait. Then we will have a F1 generation जो हमने जो law of dominance पढ़ा था कि that it will only express the dominant characters, and then we will go to the F2 generation to see the segregation of these traits. बस in this case we are dealing with the two characters at a time. तो अब आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो दो कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है, it basically includes the your yellow and round color of the seeds which is mated with the your green and wrinkled seeds. ठीक है, तो green and wrinkled is recessive trait, round and yellow is your dominant trait. So F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट आ रहा है? If we see phenotypically, तो यहाँ पे हमारे पास F1 जनरेशन में आपके जितने भी सीड्स प्रोड्यूस होंगे दे विल बी येलो एंड राउंड. ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे हिटीरियोजाइगस कंडीशन है तो आगे अगर हम देखें कि कैसे गेमीट्स बन सकते हैं ड्यू टू सेल्फिंग इन केस ऑफ द F1 जनरेशन, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 डिफरेंट तरह के गेमीट्स बन रहे हैं, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ 2 तरह के गेमीट्स बन रहे थे. और यहाँ पे जो 4 तरह के गेमीट्स हैं, इनमें से 2 तरह के गेमीट्स को हम कहेंगे पेरेंटल, और अनदर 2 टाइप ऑफ गेमीट्स विल बी नोन एज रिकॉम्बिनेंट्स. तो यहाँ पे आपके पेरेंटल गेमीट्स कौन कौन से होंगे? हाँ जी, तो पेरेंटल गेमीट्स हम किनको कहेंगे? विच आर सिमिलर एज दैट ऑफ द पेरेंट. तो पेरेंट में आप अगर ऊपर देखिए तो 2 तरह के गेमीट्स थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और जो दूसरा पेरेंट है उससे आपको जो गेमीट्स मिले थे इट वाज स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर. यहाँ पे 2 नए तरह के गेमीट्स भी बने हैं जिनको हम रिकॉम्बिनेंट्स टाइप ऑफ गेमीट्स कह सकते हैं. ठीक है, इट इज़ बेसिकली ड्यू टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे आप देखिए जो रिकॉम्बिनेंट गेमीट्स हैं इट बेसिकली include small y capital R और कैपिटल वाई स्मॉल आर. तो इस वजह से हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के गैमीट्स जो हैं वो फॉर्म हो गए हैं, और सेल्फिंग करने की वजह से हमारे पास प्यूनेट स्क्वायर में 16 डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास जो हैं वो जनरेशन्स फॉर्म हो सकती हैं. ठीक है, और अगर हम उसको फिनोटिपिकली डिवाइड करें तो रेशो इज़ 9:3:3:1. ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ are combined in a hybrid or dihybrid cross, segregation of one pair of character is independent to other pair of character. इसका क्या मतलब है? जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे तो जो आपका जैसे यहाँ पे येलो और राउंड सीड का जो ट्रेट है, मतलब सीड शेप और आपका सीड कलर, ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं दीज विल प्रोसीड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे रैंडम रीअरेंजमेंट होगा ट्रेट्स का ऑफस्प्रिंग्स के केस में. ठीक है, तो आपका जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है बेसिकली वहाँ पे 2 नए कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे. इन केस ऑफ सीड आपको मिलेगा राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो. ऐसे 2 तरह के सीड्स देखने को मिलेंगे एंड दीज विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द आउटकम ऑफ दिस डाईहाइब्रिड
क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस से हमारे पास क्या क्या आउटकम्स हैं ये हम इस स्लाइड में अभी डिस्कस करते हैं। इट इज़ द सेम डायग्राम विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टोटल 4 टाइप के सीड्स बन रहे हैं, ठीक है। 2 पेरेंटल कहलाएंगे, 2 रिकम्बिनेंट कहलाएंगे। पेरेंटल कौन कौन से हैं आपके, येलो एंड राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड। और रिकम्बिनेंट कौन कौन से हैं आपके, ग्रीन राउंड एंड येलो रिंकल्ड, ठीक है। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1। यहाँ पे 9 कौन से हैं जिसमें दोनों ट्रेट ही डोमिनेंट आएंगे। हाँ जी, तो आपके डोमिनेंट ट्रेट्स कौन से हैं, इट इंक्लूड्स येलो एंड राउंड। एंड 3 इज सेकेंड 3, इट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकेंड रिसेसिव। सो फर्स्ट डोमिनेंट अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट डोमिनेंट इज योर येलो एंड सेकेंड रिसेसिव मीन्स रिंकल्ड। तो आपके पास कैसा ट्रेट आएगा, येलो रिंकल्ड। थर्ड इज योर 3 नंबर ऑफ टाइप ऑफ योर ऑफ स्प्रिंग्स विल बी फर्स्ट रिसेसिव एंड सेकेंड डोमिनेंट। तो फर्स्ट रिसेसिव क्या है आपके पास, ग्रीन राउंड। देन 1 इज योर बोथ रिसेसिव्स, ठीक है। तो बोथ रिसेसिव में क्या है आपका, ग्रीन एंड रिंकल्ड, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या है, ये फिनोटिपिक रेशियो जो है वो फॉर्म होगा इन केस ऑफ द प्यूनिट स्क्वायर। नाउ माय क्वेश्चन टुवर्ड्स यू इज व्हाट विल बी द जीनोटिपिक रेशियो फॉर अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इट्स योर होमवर्क, इफ यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स इट विल बी वेरी गुड। एंड रेस्ट आई विल कवर दिस अप इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जीनोटिपिक रेशियोज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी डाईहाइब्रिड के अलावा ट्राईहाइब्रिड और ज़्यादा ट्रेट्स को लेके कोई क्रॉस पूछा जाए तो आपको उसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए आई विल गिव यू अ फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लास्ट लाइन यहाँ पे देखते हैं स्लाइड में, विच सेज दैट लिंकेज इज डेविएशन फ्रॉम द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो अब लिंकेज क्या होता है, लिंकेज मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम पे 2 कैरेक्टर्स का एक साथ प्रेजेंट होना उसको लिंकेज कहते हैं। इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ये इसको डेविएट करता है। सो व्हाट डज आई मीन विद द डेविएशन टर्म हियर, दैट डेविएशन मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपली सेज दैट ऑल ऑफ अ कैरेक्टर्स आर हैव द इक्वल चांस टू assort independently in the upcoming generations and they are not attached to, or a transmission of one character is not dependent on the other character, ठीक है। बट लिंकेज जो है ये फिनोमिना इट वॉज डिस्कस्ड लेटर आफ्टर द मेंडेलियन लॉज वर डिस्कवर्ड। लिंकेज क्या शो करता है कि आपके पास जो करेक्टर्स हैं और जो जीन्स हैं, इफ़ दे आर प्रेजेंट ऑन अ सेम क्रोमोसोम देन देयर इज़ अ टेंडेंसी कि वो नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ पास ऑन होंगे। अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को डिटेल में समझने के लिए वी विल बी टेकिंग अनदर लेक्चर जहाँ पे यू विल कवर कि व्हाट इज़ लिंकेज, व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेशन एंड देयर आर several numericals which are asked about it, which we will be discussing later. So now we will cover the after Mendel work. Mendel has laid the basis for genetics, but there are add-on concepts in this field which are known as deviation in the Mendalian inheritance. ठीक है, तो हम क्या अब बात करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि आफ्टर मेंडल क्या क्या एड ऑन हुए, कौन कौन से कंसेप्ट जो हैं उन्होंने जेनेटिक्स को और स्ट्रॉन्ग और एलेबोरेट किया। फर्स्ट इज मेंडेलियन कैरेक्टर्स वर नेम्ड जीन्स बाय जोहानसन इन 1909. So Mendel knew that there are some factors which are transmitted from parents to the offspring, but he didn't know that these are the genes and this information is carried out by the DNA molecules which are active in formation of the polypeptide. इसके बारे में हम molecular basis of inheritance में in detail study करेंगे. Next is different variable of gene are called alleles. So Mendel ने बात की थी आपके contrasting characters की, but he didn't know कि इन कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को जो कैरी आउट करते हैं और जो कोड करते हैं उनको अलील्स कहते हैं। विद दिस आई मीन दैट अगर जीन है आपका हाइट का तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस आपके 2 तरह के अलील्स होंगे। नेक्स्ट इज यूक्रोमैटिन ऑन क्रोमोसोम कंटेन द जीन विच इज़ नोन एज सिस्ट्रोन, ठीक है। तो अब ये जीन की लोकेशन क्या है, मेंडल को ये भी नहीं पता था, इसके बाद ही ये सब डिस्कवर हुआ है। तो आपका जो जीन है वो
एक्टिवली सिंथेसाइजिंग डीएनए सीक्वेंसेस में प्रेजेंट होता है, जिसको हम यूक्रोमैटिन कहते हैं, और जीन कंपोनेंट को सिस्ट्रोन भी कहा जाता है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। तो इससे क्या मतलब है कि एक जीन एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करेगा, और वो पॉलीपेप्टाइड जो है आइदर इट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल बी इन्वॉल्व्ड इन द phenotypic expression in an individual. Now we will discuss about the deviation in Mendalian laws in form of the gene interactions. So gene interaction can be intragenic interactions or intergenic interaction. What are intragenic interaction? It is also known as intra-allelic interactions, which means there will be interaction within the same genes, which mean only two alleles or number of different alleles will be interacting with each other. Whereas in case of the intergenic interaction means there will be interaction between different genes or different genes which are regulating different type of polypeptides. So इंट्राजेनिक को अगर हम लेमन टर्म में समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हम बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन मतलब विद इन स्कूल डिफरेंट क्लासेस के बीच में हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में हो सकता है। और अगर हम बोलेंगे इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब क्या है, दो डिफरेंट स्कूल्स जो हैं वो आपस में compete कर रहे होंगे। तो इंट्राजेनिक का क्या मतलब है, एक ही जीन है उसी के डिफरेंट अलील्स आपस में compete कर रहे हैं या फिर इंट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंट्रैक्शन क्या है आपका विद इन जीन हो जाएगा, विच मीन्स जैसे हम अगर टॉलनेस की बात करें तो हाइट में आपका हाइट की बात करें तो आपका टॉल और ड्वार्फ जो है वो आपस में अगर इंट्रैक्ट करेगा तो उसको हम कहेंगे इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन। Whereas in case of the intergenic interactions, two different genes will be interacting with each other. For example, if we say that कि आपका जो tallness या height का जो gene है it is interacting with the seed color gene, then we will say that two different genes जिनका दो different तरह का phenotypic effect आने वाला है but फिर भी वो एक दूसरे के साथ कुछ interaction show कर रहे हैं, उसको कहते हैं intergenic interaction. In this lecture or in this video, we will only be covering the intragenic interactions, which will include the incomplete dominance, co-dominance, multiple allelism and lethal genes. Whereas next video में we will be covering the intergenic interaction which involve the epistasis, duplicated gene, complementary genes and supplementary genes. The first deviation of the Mendelian law is the incomplete dominance. It was given by Carl Scorens. So it is in this case neither of the two allele is dominant. So what was a dominant allele? Firstly, we should know that a dominant allele is the one who used to express completely in the heterozygous condition, which means that if we talk about the height, as we have seen in case of the monohybrid cross, a dominant allele will express itself in the monohybrid cross towards the F1 generation, also in case of the dihybrid cross. But in case of incomplete dominance, none of the allele is able to express itself completely in heterozygous condition, which means आपके दोनों ही allele या कंट्रास्टिंग ट्रेट्स तभी एक्सप्रेस करेंगे जब वो होमोजाइगस कंडीशंस में होंगे, बट हेटेरोजाइगस स्टेट में दे विल गिव अ इंटरमीडिएट और मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट. सो यहाँ पे आप लोग अगर डायग्राम में देखिए तो ये एग्जांपल आपको दिया गया है अबाउट द 4 o'clock प्लांट दैट इज़ योर मिराबिलिस जलपा. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो पेरेंट है वी हैव टेकन two parental types. One is your pure red color flower and other is your pure white color of flowers. So what we see in the F1 generation that there is a intermediate color of flower which is seen here, which is pink, which means that your red color will be expressing itself only when it is in the homozygous condition, which means capital R and capital W will give the white color, but their combination will always give a different phenotypic effect because they are incomplete without the second allele. Second allele is important for complete expression in this case. So in F2 generation you can see that in the Punnett square what we are getting, one red flower, one white flower and two of your hybrid or the pink color flowers, which means that here we are getting a ratio 1:2:1, which so it means that in case of the
incomplete dominance, the genotypic ratio is equal to the phenotypic ratio, which means that genotype itself is revealing what kind of phenotype it will be giving. जबकि अगर हम complete dominance की बात करें तो जो हमने normal dominance पढ़ी थी उस केस में आपका recessive character is hidden, ठीक है। तो इसके अलावा आपके जो अलग एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे for the incomplete dominance, it particularly includes the snapdragon or dog flowers. इसके अलावा there is a example of fall which is known as Andalusian fowls, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। अगर आप लास्ट लाइन देखें स्लाइड की तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इट इज़ रिटन सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट एग्जाम्पल सीड शेप gene show dominance but same gene regulate the starch synthesis and show इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसका क्या मतलब है, हमने जो सीड शेप का करेक्टर पढ़ा है मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, हमने उसको पढ़ा है एज अ डोमिनेंट रिसेसिव करेक्टर, एज अ कंट्रास्टिंग करेक्टर, बट वो सेम जीन बहुत सारे इफेक्ट्स भी शो कर सकता है। उसका इफेक्ट साइंटिस्ट ने लेटर ऑन देखा है कि उसका इफेक्ट स्टार्च सिंथेसिस पे भी होता है। तो जो आपका सीड शेप जो है अगर वो राउंड है, कैपिटल आर है, तो उस केस में वो आपके पास हाई स्टार्च फॉर्म करेगा, स्मॉल आर जो है वो कम स्टार्च फॉर्म करेगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ स्टार्च की सिंथेसिस करेगा सीड के अंदर, जिसकी वजह से रिंकलनेस की जो ट्रेट है वो आपको डोमिनेंट और रिसेसिव दिख रहा है, बट स्टार्च सिंथेसिस का ट्रेट जो यहाँ पे है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। तो ऐसा आपको बताया जा रहा है कि आगे आप जीन्स देखेंगे तो जीन्स आपके सिंगल इफेक्ट के अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स को रेगुलेट कर सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्लस कंप्लीट डोमिनेंस फ्रॉम अ सिंगल जीन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकेंड काइंड ऑफ डेविएशन इन द मेंडेलियन इनहेरिटेंस. It is known as codominance, and we should remember that we are discussing about the intraspecific gene interactions. So in case of codominance, two allele lack the dominant and recessive relationship. What does it mean? That here none of the allele is going to regulate another allele, or none of allele is going to affect or mask the expression of another allele. So as we can see in the diagram, it is a very simple diagram to understand what is codominance. अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक काऊ है जिसका जो है बॉडी कलर रेड है, दूसरी काऊ है जिसका बॉडी कलर क्या है, वाइट है। तो दोनों ही जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे हैं, अपने आप में डोमिनेंट हैं और दूसरे से इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप इसकी F1 जनरेशन देखोगे तो आपको पैची बॉडी कलर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वाइट और रेड कलर जो हैं वो दोनों ही साथ में देखने को मिल रहे हैं, विच मीन्स दैट इस केस में सिंगल अलील जो है, विच मीन्स दैट आर अलील और डब्ल्यू अलील, दे आर सफिशिएंट फॉर गिविंग देयर एक्सप्रेशन इवन इन देयर सिंगल स्टेट. दैट इज व्हाट वी मीन बाय codominance. Now we will discuss about codominance by studying a example in case of the human beings, that is the ABO blood group. Now we know that ABO blood group, as we can see in another diagram, AB is blood group in some people, as we can see. This AB blood group, what does it mean? That particular person is synthesizing the antigen A and also the antigen B on the surface of RBC. ठीक है, तो आपके पास क्या है, कोडोमिनेंस में दोनों ही अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे, कोई भी एक्सप्रेशन हाइड नहीं होगा और दोनों की इफेक्ट से आपको एक कॉम्बिनेशनल इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा. And now you should know what does I mean by the antigen in case of the ABO blood group. तो what is antigen? Antigen हम ऐसे सेल सरफेस कंपोनेंट को कहते हैं जिसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी रेज की जा सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके जो एंटीजन्स हैं दे कैन बी आइदर ए, बी और ओ, जो आपके पास डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप्स को फिर फॉर्म करते हैं, वो हम अपकमिंग स्लाइड में अभी डिस्कस करेंगे. इफ़ यू कैन सी द थर्ड लाइन, इट स्टेट्स दैट द
plasma membrane of RBC has sugar polymers that protrude from its surface, and this kind of sugar is controlled by a gene. So what does it mean कि आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस RBC की, उसके सेल सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट है, बेसिकली ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं. अब वो शुगर मॉलिक्यूल को कोई ना कोई जीन रेगुलेट कर रहा है. वो जीन IA हो सकता है, IB हो सकता है और स्मॉल IB हो सकता है. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि जो आपका ये स्मॉल I है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ O ब्लड ग्रुप. कैपिटल A अगर इंडिविजुअल या फिर अपने होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो आपका A ब्लड ग्रुप बनाएगा. सेम इज विद द B, और अगर AB कॉम्बिनेशन की फॉर्म में प्रेजेंट है देन दे विल गिव अ AB blood group, which forms the example of codominance as we have seen in the second diagram in this case. ठीक है. और इसके अलावा आपका जो ब्लड ग्रुप है, इसका जो जीन है, it is present on the chromosome number 14. Rather than it, there is another example written in this case, which is MN glycoprotein, and its gene is present on the chromosome number 4. MN glycoprotein are also one kind of your antigens which are present on the blood cells, and these are also important for regulating the or identifying the different kind of blood components. So these are the two examples which are defining the codominance. Now we will move towards the next slide or the next deviation in the Mendelian inheritance, that is multiple allelism. Now we know that Mendel stated that there are only two contrasting characters, or there are only two alleles which are regulating a single gene. But in case of the deviation, scientists have later on found out that there are many different kind of alleles which are regulating a single output, means a single phenotype. So there are multiple forms of Mendelian factors or gene which occur on the same gene locus distributed in different organism in the gene pool, with an organism carrying only two alleles and a gamete only one allele. What does it mean? कि अगर आप एक पॉपुलेशन की बात करें और पॉपुलेशन में अगर आप मल्टीपल अलील्स को डिस्कस करें, अगर हम हाइट की बात कर रहे थे तो हाइट में टॉल और ड्वार्फ, दो ही तरह के अलील्स व्हाट वी वर सेइंग पूरी की पूरी पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं. बट मल्टीपल अलील्स के केस में पॉपुलेशन के अंदर इसके अलावा एक तीसरा भी कोई अलील एग्जिस्ट कर सकता था, से द इंटरमीडिएट हाइट. ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए आप ये समझिए, इसको ओरिजिनली समझने के लिए यू शुड नो व्हाट इज़ द ABO ब्लड ग्रुपिंग. ABO ब्लड ग्रुपिंग को हम एक मल्टीपल अलीलिज्म के एग्जाम्पल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं. सो एज यू कैन सी इन केस ऑफ द डायग्राम, अगर हम बात करें अलील्स की तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है, बेसिकली यहाँ पे आपके पास तीन तरह के अलील्स हैं विच इंक्लूड्स IA, कैपिटल IB और स्मॉल I. अब जो कैपिटल IA और कैपिटल IB हैं, दे आर co-dominant with respect to each other and both are dominant over the small I, which means if small I will be present with capital A or capital B, it will be hindered or its expression will be hindered, as we have seen in case of the recessive traits. So now we can see here, if a person have to have a blood group, then there should be two kind of genotypes in that person, which includes capital IA or capital IA or small I, which means homozygous A or heterozygous A will lead to the phenotype A in case of a person. Same way in case of the B blood group, the person will have genotype either capital IB or capital IB small I, which means a homozygous B condition or a heterozygous B condition. In case of AB blood group, the capital IA and capital IB will be present together and expressing themselves, which means both kind of antigens will be equally present on the surface of the blood cell. In case of O blood group, there will be homozygous recessive allele, which means small I will be present. So now in this case we can see that 4 different kind of phenotypes are generated and totally 6 different genotypes are regulating these 4 kind of phenotypes.
There are several examples of multiple allelism rather than AB or blood group, and the most interesting one which I found is the eye color in case of the Drosophila melanogaster, that is your fruit fly. So, eye color in Drosophila is regulated by 15 different kind of alleles. As we have seen in case of the ABO blood group, there were 3 different kind of alleles, and there are 15 different kind of alleles in case of the Drosophila melanogaster, which is lying giving a eye color in between two extreme, that is red and white. Similarly, coat color in case of rabbit, it is also regulated by 3 different kind of genes. Now we are going to discuss about the last type of intraspecific interaction, which is lethal allele. This term was given by Lucien Cunot in case of the coat color of mice. Now lethal allele आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि ये ऐसे alleles हैं which are giving some lethal kind of effect which are unwanted for the natural lifestyle of an organism. And we can see in case of the diagram, जो हमने example जो originally study किया गया था for the lethal allele, वही हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइस का जो कोट कलर है, इट कैन बी अगोटी और नॉन एगोटी. अब जो आपके पास नॉन एगोटी कोट कलर है, दैट इज कैपिटल ए टाइप ऑफ एलील, it is basically non-lethal. But if there is a gauty type of cot color gene, then it is lethal. So if you can see in the your heterozygous state also, this capital A and A with Y is showing its major effect. But if YY is present in the homozygous condition, then it is lethal and it can lead to death of that organism. So such kind of alleles which are basically when present in the homozygous or heterozygous condition, they can lead to death of an organism. So basically these kind of alleles are known to prevent the cell division, or they can have another important effect on the natural metabolic cycle of that organism. And it is observed that if these genes are expressed in the later type of the life cycle of an organism, then they are also inherited to the next generation, which means that कि अगर वो जीन रिप्रोडक्टिव स्टेज आने से पहले ही एक्सप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, वो जीन नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं पास ऑन होगा. बट ऑब्वियसली अगर वो जीन रिप्रोडक्टिव स्टेज आने के बाद लेटर इन लाइफ साइकिल एक्सप्रेस होता है तो वो जीन आपका नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो जाएगा, एज इन केस ऑफ द हंटिंगटन डिजीज. एंड द phenotypic ratio in case of your lethal allele shifts to 2:1 if we are seeing a monohybrid case, because out of 4 organism or combination which we are seeing in case of the Punnett square, 1 is dead, so we can't count it. So overall ratio is 2:1. 2 is your agouti and 1 is your non-agouti. And your lethal alleles can be of 3 different type on the basis of their mode of inheritance. They can be dominant, they can be recessive, or they can be conditional. What is a dominant lethal allele? That is, it will all lead to drastic effects even when it is present in your heterozygous conditions, whereas for the recessive lethal alleles, they have to be effective only when they will be present in the homozygous condition. तो dominant allele के आपके पास क्या क्या examples हैं? It is mouse coat color, Huntington disease और मैनिक स्कैट. और रिसेसिव लीथल एलील के एग्जाम्पल है आपके पास एल्बिनिज्म इन केस ऑफ द कोन, सिकल सेल एनीमिया एंड टेसच डिजीज. लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ lethal alleles are the conditional lethal alleles. What are conditional lethal alleles? That they are lethal only when certain environmental condition is present. Example, glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency in case of the humans. So this deficiency will only be seen when a person is consuming the fava bean, or rather than it, there is temperature sensitive genes which are present in Drosophila which show lethal effect only after a optimum sort of temperature. So with this we are done with the lethal alleles. So with this we are done with the second part of the chapter. I hope these sessions are helpful to prepare for the upcoming examinations, and your suggestions are always appreciated. Thank you.